नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने एक चैप्टर शुरू किया था विराम। ठीक है, तो इसी चैप्टर में अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो जैसे मैं आपको समझा चुका था अल्प विराम के बारे में, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अल्प विराम लिया तो गया है अंग्रेजी से, है ना, और हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह यही है। क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नियम नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला समझिए कि के अभाव में अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी अगर किसी वाक्य में जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें उपवाक्य पढ़ेंगे, और जब उपवाक्य पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञा उपवाक्य पढ़ेंगे। और संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा गया है एक शब्द की से। तो अगर बात वही हो लेकिन की शब्द न लिखा हो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, मैं जानता हूं कि कल तुम यहां नहीं थे, तो या तो आप की लगा दो। अगर आपने की शब्द नहीं लगाया है तो उसके स्थान पर कॉमा लगा सकते हैं। दोबारा समझो क्या हुआ कि जिन वाक्यों में की शब्द का प्रचलन होता है उन वाक्यों में अगर की शब्द न लगाया गया हो तो वहां पे कॉमा लगा सकते हैं। जैसे एक वाक्य समझ लीजिए, आराम से समझना, कि राम ने कहा कि वह आगरा जा रहा है। राम ने कहा कि वह आगरा जा रहा है। ठीक, अब इसी वाक्य में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये तो इसका शुद्ध रूप है, लेकिन अगर मैं यहां से की हटाना चाहूं, और अगर मैं यहां से की हटाना चाहूंगा तो मुझे और आपको ये समझना होगा कि यहां पे हम लोग कॉमा लगाकर भी इस वक्तव्य को कह सकते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जहां की शब्द का प्रचलन होता है वहां की शब्द के स्थान पर कॉमा का प्रचलन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि संज्ञा वाक्य के अलावा मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी केवल संज्ञा वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य में भी होता है। जैसे यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? कॉमा ने। यहां देखो, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, कॉमा, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो हमें यह समझना है कि पढ़ना सीखिए, ठीक है, याद अपने आप हो जाएगा। जैसे यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता, थोड़ा रुक के पढ़िए। तो जब ऐसा आप 10, 20, 50 वाक्यों के साथ करेंगे, जब वाक्य पढ़ेंगे तो एक बड़ा विश्लेषणात्मक टॉपिक रहेगा वाक्य, तो उसमें ये चीजें कम से कम ऐसे 100 एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो वहां क्या दिमाग में रखना है कि पढ़ना सीखिए। यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता, थोड़ा विराम लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो अल्प विराम वहां पे लगाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो वही बात है, यहाँ पे विराम लीजिए। तो आपके पठन पाठन में जब ये चीजें दिनचर्या में आ जाती हैं तो याद होना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम लिखा है कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने नियम नंबर 1 में भी ये पढ़ा था। जैसे यहां देखो, राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। अब ये तीनों अलग अलग है ना, अगर ये तीनों एक ही होते तो तीनों को मिला के एक संगठित शब्द बनाया जाता, लेकिन क्योंकि तीनों एक ही नहीं है, तीनों अलग अलग है, अतः ये समझना होगा हमें कि शब्दों को अलग अलग वर्गीकृत अगर करना है तो क्या लगाना है भैया आपको? कॉमा। क्या ये बात कहने में सक्षम हो पा रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला, उद्धरण चिन्हों के पहले अर्थात किसी व्यक्ति के कथन के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब देखो, ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के पढ़ेंगे ना हम लोग, एकल उद्धरण चिन्ह और एक ये वाला। ठीक है, तो इनकी तो अभी बात हम नहीं कर रहे, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉमा की। उसने कहा, हमने अभी पढ़ा ना कि वैसे तो यहां क्या आना चाहिए कि,
लेकिन क्या है ना कि जब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है तो वाक्य में की शब्द प्रचलन में नहीं आता है, वाक्य में केवल और केवल कॉमा शब्द ही प्रचलन में आता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझ पाए कि उसने कहा, तो उसने कहा, तो जब जब ये आप अपनी भाषा में कह लो, अंग्रेजी में पढ़े होगे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट स्पीच है पहले वाला वाक्य उसके बाद हमेशा क्या करना है, कोमा लगाना। सामान्य बात है, ये बात आपको पहले से भी पता होगी और अच्छी तरह पता होगी। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है कि समय सूचक शब्दों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कि मान लीजिए किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समय सूचक शब्द दिए गए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप स्वतः ही समझ जाना कि ऐसा होने का तात्पर्य हुआ कि दोनों शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया। देखो यहाँ कल गुरुवार कोमा लगा है, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब देखो कल गुरुवार, फिर क्या लगा हुआ बेटा, कोमा, कल गुरुवार कोमा दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो हमें समझ में आ गया कि कल गुरुवार कोमा दिनांक 20। अब देखो एक समय सूचक शब्द है गुरुवार और एक समय सूचक शब्द है दिनांक 20, और दोनों ही शब्दों का वर्गीकरण आपको अलग अलग दर्शाना है। दोनों शब्दों में आपको बताना है कि ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है। अगर दोनों ही शब्द अलग अलग हैं तो आपको समझना होगा कि उनको वर्गीकृत करने के लिए आपको एक कोमा लगा के चलना होगा, ताकि पता चले कि ये वाला शब्द अलग है और ये वाला शब्द अलग है। हालांकि सूचनाएं वो समकालीन है, ध्यान रखना है, शब्द अलग हैं, सूचनाएं अलग नहीं है। ठीक है, कई बार मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, मैं जो शब्दों का प्रयोग करूंगा उन शब्दों पे विशेष तौर पर गौर करना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे की बात करते हैं। अगला है कि कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन अर्थात जैसे सीता तुम आज भी स्कूल नहीं गई, इसका संबोधन का तात्पर्य क्या होता है, किसी को पुकारना, किसी को नाम लेकर पुकारना। किसी को कभी कभी नाम भी नहीं लेते, हे शब्द कह देते हैं, है ना, अरे शब्द कह देते हैं। तो हे और अरे तो आपके विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं, लेकिन जब किसी का नाम लिया जाए, जैसे सीता तुम आज भी स्कूल नहीं गई, तो सीता को संबोधित किया जा रहा है, तो सीता के बाद आने वाला शब्द क्या आएगा यहाँ पे, कोमा। चलिए आगे, पत्र में अभिवादन समापन के साथ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अभिवादन, ठीक है, जैसे यहाँ पूज्य पिताजी भवदीय, तो ये समापन या अभिवादन, यहाँ अभिवादन हो रहा है। अभिवादन का मतलब है जब किसी को आदर देने हेतु तो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभिवादन, तो पूज्य पिताजी भवदीय, तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि पूज्य पिताजी के बाद कोमा आया है, तो इसमें हमने क्या किया है, अभिवादन। ठीक है, या फिर समापन, समाप्ति कर रहे हो पत्र की, तो उसमें कोमा का प्रयोग होगा। आगे समझिए, वाक्य के बीच में, तो वो तो पता ही है आपको, जैसे यहाँ पर है, इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि आदि अव्ययों का प्रयोग हुआ हो तो इनके पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मैं विद्यालय जाता किंतु या परंतु एक आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण नहीं जा सका, तो क्या लिखा है, मैं विश्वविद्यालय जाता, कोमा, है ना। लेकिन याद रखना ये सब्जेक्टिव बात है, मतलब कभी कभी आपको लगा मिलेगा, कभी कभी आपको लगा नहीं मिलेगा। वो मैं एग्जाम्पल में जब बात करूंगा तो और विस्तार से इसके बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, देखिए, तो मैं विद्यालय जाता, कोमा लगा दो, किंतु परंतु लेकिन इन शब्दों से पहले कोमा लगा दो। जैसे एक और है, उसने पढ़ाई की, देखो इसलिए या अतएव, और उससे पहले क्या लगा है, कोमा। अगला, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारी निंदा हो। अब देखो ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए क्या किया है, कोमा। और क्या पहचान है, शब्द जिससे दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। अब देखो, आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, कोमा, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, तो यहाँ पे हमने
क्योंकि शब्द से वाक्य को जोड़ा है, सब वाक्यों में विभेद करना है, ये स्पष्ट करना है कि दोनों वाक्य अलग अलग है, अतः यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया। देखो, यह बालक बहुत ईमानदार है, इसी से सभी लोग इसे चाहते हैं, तो क्या लगा दिया, कॉमा। लिपियां अलग रह सकती हैं, कॉमा, पर भाषा हिंदी ही रहे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ शब्द पढ़े जिनमें इस्तेमाल किया गया है पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि आदि शब्दों के साथ हम लोगों को क्या यूज करना है, कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे अगले वाक्य पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है कि मेरा दोस्त, कॉमा, एसडीएम है, कॉमा, जो कौशाम्बी जिले में नियुक्त है। अब देखो, व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो। जैसे एसडीएम है, ये व्यक्ति है, इसका संबंधवाचक सर्वनाम मेरा दोस्त। तो अब मेरा दोस्त और एसडीएम है, दोनों शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए आपको क्या लगाना होगा, कॉमा। दो यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों जगह क्या हुआ है, कॉमा। ठीक है, तो मेरे कहने का शुद्ध मतलब ये है कि जब जब वाक्य के दो ऐसे हिस्सों को जोड़ा जाए जिनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, तो जोड़ा भी जाएगा तो किससे, कॉमा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मजेदार बात है और इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि देखो आजकल परीक्षाओं के पैटर्न को देखकर इंपॉर्टेंट चीजें कह पाना संभव है नहीं, इसीलिए मैं आपके किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ा रहा हूं तो पूरा और विस्तार से पढ़ा रहा हूं। देखो एक चीज समझना आप ध्यान से, हम जो जितने भी लोग, हम जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, हम सभी के जीवन में एक ही चीज है जो हमें उच्च स्तर पर ले जा सकती है, वो है शिक्षा। अब बहुत सारे बच्चे, आप सोच के देखिए, ईमानदारी से पढ़ रहे हो और 100 घंटे की अगर उन्हें हिंदी की क्लास दी जाए या 80 घंटे की हिंदी की क्लास दी जाए और 80 घंटे की हिंदी की कक्षाओं में उन बच्चों के 4 सवाल छूट जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा प्रयास न करूं कि उन्हें 80 घंटे की जगह 100 अथवा 100 घंटे की जगह 120 घंटे की कक्षा दूं और ये दावा करूं कि आपके पेपर में आने वाला कोई सवाल नहीं छूटेगा। मेरा दावा इस बात से है, देखो सामान्य बात है, आप सब इस बात को जानते होंगे कि अगर किसी परीक्षा में 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 50 लाख में 30 लाख बच्चों का पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है। सीरियस जिन बच्चों ने वास्तव में परीक्षा की तैयारी का मूड बनाया वो 20 लाख है। अब ये 20 लाख ईमानदारी से पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि पढ़ाई आसान होती नहीं है। भाई कोई भजन गाना पढ़ाई तो है नहीं, कोई डीजे पे नाचना पढ़ाई तो है नहीं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई अरुचिकर तत्व है। अगर रुचिकर तत्व होता तो कंपटीशन नहीं होता। दुनिया में जो जो चीजें रुचिकर हैं उनका कोई कंपटीशन मौजूद नहीं है। अरुचिकर तत्वों का कंपटीशन मौजूद है क्योंकि उनको करने में लोगों को समस्याएं होती हैं और समस्या जहां होगी वहीं तो समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा भैया। तो बहुत ध्यान से समझिए, मेरा प्रयास ये नहीं है कि आप उन 20 लाख लोगों में रहकर भी नौकरी न ले पाएं। मेरा प्रयास ये है कि अगर आप पेपर देने जाएं तो आपको मन से महसूस हो कि हाँ, आपके द्वारा की गई पढ़ाई पूर्णतः सार्थक सिद्ध हुई है। इसीलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपको डाटा कम या ज्यादा पढ़ा रहा हूं। बाकी मैं कुछ चैप्टर पढ़ा लूं, फिर मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा। और जब क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा तब आप समझना कि 2019 से 2022 के बीच के कालखंड में जो पेपरों का पैटर्न रहा है उसमें आपको इस पूरे डाटा की जरूरत है जो मैं कक्षा में आपके सामने पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है, मानसिक रूप से हो सकता है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप या तो नौकरी की बहुत विशेष चाह में नहीं है, या आप अति आत्मविश्वासी हैं, या फिर आप इतने बड़े विशेषज्ञ हो गए हैं कि आप परीक्षाओं के पैटर्न को पूरी तरह से पकड़ चुके हैं। और जो मुझे नहीं लगता कि संभव है,
शिक्षकों के बस का नहीं है भाई साहब ये पता कर पाना कि कौन सा सवाल आएगा कौन सा नहीं आएगा। बाकी जितना बोलते तुक्केबाजी करते हैं, लग गया तो चिल्लाएंगे, नहीं लगा तो मना करेंगे। इसलिए दिमाग से समझ के चलना है, सीधा तरीका। मैं इस सवाल को कह दूं इंपोर्टेंट, बाद में आ जाए फिर क्या कहूंगा, चिल्लाऊंगा जी भाई साहब मैंने तो बताया था। अरे कुछ नहीं बताया था, कई बार तुक्के लग जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मुझे एक सिलेबस पता है जिसको पढ़ाना, उसमें से पेपर आएगा, उस सिलेबस में से कौन से टॉपिक का कौन सा सवाल आएगा, ये मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी अगर मैं आपके सामने कह दूं तो। इसलिए थोड़ा सीरियसली समझना चीजों को, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए चीजों। मैं क्लास में फालतू बातें नहीं करता, पिछले 30-32 कक्षाओं में मैंने कोई फालतू बात नहीं करी है, कारण मेरा पूरा उद्देश्य आपको पढ़ाने में है। तो फालतू बातों में ना आप पढ़िए ना मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप पूर्णतः पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो लिखा हुआ है कि ये शब्द जहां जहां छूट जाए वहां हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है वह स्वस्थ हो जाएंगे, कौमा कह नहीं सकता, तो यहां क्या है, यह शब्द छुपा हुआ है। वह स्वस्थ हो जाएंगे ये नहीं कह सकता है कि नहीं। मैं जो कहता हूं कान लगाकर सुनो, यहाँ वह शब्द छुपा हुआ है कि मैं जो कहता हूं वह कान लगाकर सुनो। जब जाना ही है तो चले, जब जाना ही है तब चले जाओ, तो तब शब्द छुपा हुआ है। जो था सो कह दिया, अब शब्द छुपा हुआ है। तो अगर वाक्य में जब दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए और उनके समुच्चय बोधक अवयवों को छोड़ दिया जाए तो वहां इंपोर्टेंट होता है कि कॉमा लगाना अति आवश्यक होता है। जैसे मैं इस बात को यहां से समझाता हूं, देखो ये है, दो एग्जाम्पल है। अब यहां कॉमा लगेगा ही लगेगा, अब ये है, यहां जरूरी नहीं कॉमा लगे। कई बार वक्तव्य को जरूरी नहीं कॉमा लगाकर ही पूर्ण किया जाए, बिना कॉमा के भी ये वाले वाक्य आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सब्जेक्टिव वाला मामला हो गया, कभी लगा मिलेगा कभी नहीं लगा मिलेगा, कब लगा मिलेगा कब नहीं लगा मिलेगा, इस पर विशेष गौर नहीं करना, विकल्पों पे आधारित होती है बात। तो वो जब मैं क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कराऊंगा तब स्पष्ट कर दूंगा। अब यहां देखिए, ठीक है, अब देखो ये यहां जरूरी है कॉमा लगना, ठीक है, यहां इतना जरूरी नहीं है, सब्जेक्टिव वाली बात है। और यहां पे यहां भाई साहब 100% लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके समुच्चय बोधक अव्यय को छोड़ दिया गया है। तो अगर समुच्चय बोधक अव्यय छोड़ दिया जाए तो आपको समझना है वहां कॉमा लगाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले बाद में आरंभ होने वाले वाक्य में इन शब्दों के बाद अल्प विराम अवश्य लगता है, अवश्य लगता है। जैसे यहां ध्यान देना, आराम से समझना। बस खा चुके रहने दीजिए, तो वह शब्द अलग है, खा चुके अलग है, रहने दीजिए अलग है। जोड़ा कैसे गया है, तो भैया जी, बाबूजी, सरकार, नेताजी जोड़ा गया है अल्प विराम से। देखो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्प विराम। सचमुच तुम बहुत भोले हो, अल्प विराम। अतः तुम्हें जाना चाहिए, अल्प विराम। वस्तुतः तुम पागल हो, अल्प विराम। अच्छा अब चलते हैं, अल्प विराम। तो सीधा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि ये शब्द याद रखने कि वस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों के साथ हमेशा क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि जब लंबे वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या वाक्यांशों का प्रयोग हो तब अल्प विराम का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तो देखो नियम ये वाला और नियम ये वाला दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब पढ़ोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि दोनों नियमों में लगभग एक जैसी ही बातें हैं। जैसे मेरे आने से पहले कौमा सीता स्नान करके भोजन बना करके खा चुकी थी। तो यहाँ देखो एक उपवाक्य ये है, एक वाक्यांश ये है और एक वाक्यांश ये है। तीनों वाक्यांश को एक ही वाक्य में पिरोया गया है, अतः यहाँ आवश्यक शब्दों के साथ वो अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो बात वही है, एक वाक्य के कई खंड हों तो सभी खंडों को अलग अलग करके स्पष्ट करने के लिए आप वहां किसका प्रयोग करते हो, अल्प विराम का। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? बहुत बढ़िया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे उदाहरणों जैसे यथा आदि शब्दों में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, रोहित इत्यादि। जैसे मैंने कई शब्द लिख लिए, उदाहरण के तौर पर लिख दिए जैसे, और फिर उसके बाद कई शब्द लिख दिए तो उनमें क्या होगा, कॉमा आ जाएगा। संख्या की आवृत्ति में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जानते हो। देखो यहाँ भी कॉमा लगता है, मतलब वही है, इनमें विभेद करना ना, एक अलग है, दो अलग है, पांच अलग है, सात अलग है, इनको अलग अलग दर्शाना है। तो जब कई शब्दों को अलग अलग दर्शाना होता है तो हम आमतौर पर क्या प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं ना, ताकि पता चले। जैसे समझो, जैसे एक बात समझना ध्यान से, कॉमा लगाएं और न लगाएं दोनों ही सिचुएशन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक संख्या मैंने लिख दी आपकी 325 और इसी को लिख दिया मैंने 325, तो आप समझ पाएंगे कॉमा लगाने का मतलब है तीन अलग अलग संख्याएं हैं, कॉमा न लगाने का मतलब है तीन अलग अलग अंकों से बनाई गई एक संख्या है। तो कॉमा लगाने से अलग वर्गीकरण होता है और कॉमा न लगाने से अलग वर्गीकरण होता है। जैसे यहां भी देखो ये बात कि अगर मैं एक शब्द लिख लूं सीताराम, ठीक है, और एक शब्द लिख लूं आपका सीता राम, ठीक है, कॉमा। अब देखें, आप देखेंगे ये एक ही शब्द है और ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो शब्दों में विभेद करना हो, संख्याओं में विभेद करना हो, स्पष्ट करना हो कि दोनों संख्याएं अथवा दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्रयोग करना है भैया, बाबूजी, सरकार, नेताजी, कॉमा का। आपको मैं समझा पा रहा हूं, बहुत बढ़िया। आगे की बात पर आता हूं। आगे आप देखेंगे कि जब संज्ञा वाक्य मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय बोधक के द्वारा नहीं जोड़ा जाता तब अल्प विराम प्रयोग होता है। पहले ही पढ़ लिया है, परमेश्वर एक है, यह सभी धर्मों की मूल बात है। देखो अब ये बात मैंने आपको एक बात बोली थी ना पीछे कि सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ा जाए लेकिन वहां पे समुच्चय बोधक अव्यय मिसिंग हो, जिस शब्द के द्वारा दोनों वाक्य के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, वह वाक्य के हिस्से मिसिंग हो, छूट गए हो, तो बाबूजी, सरकार, नेताजी, वहां पे हमेशा क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हुई आपको ये बात, बहुत ध्यान से समझना है। अगला देखिए, जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में घना शब्द संबंध रहता है, घना मतलब निकट संबंध रहता है, तब उनके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। वो सामान्य बात है। देखो पहले मैंने मैदान देखा, एक बात हो गई, फिर मैदान पर बैठा, दूसरी बात हो गई, वहां से चलाया, तीसरी बात हो गई। तीन अलग अलग वाक्यांश हैं, एक वाक्य के तीन अलग अलग हिस्से हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया, जब एक वाक्य के कई सारे हिस्सों को एक ही हिस्से में पिरोने का काम किया जाए तो बाबूजी ध्यान रखना है कि वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्लियर है मेरी बात? अल्प विराम हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो इसके नियम बहुत हैं। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। आज की कक्षा इतनी रखता हूं, छोटी रखता हूं, क्योंकि आप पहले अल्प विराम को कम से कम 3-4 बार वीडियो देख लीजिए, कक्षा को देखिए, समझिए। समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं अगली क्लास जो भी रिकॉर्ड करूंगा उसमें आपकी उस समस्या का निवारण कर दूंगा। चलिए धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, मिलेंगे अब इससे अगली कक्षा में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।